हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। पहले हम उसकी प्रिपरेशन मेथड्स और जनरल जो पॉइंट्स हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है दैट इज एसिडिक नेचर या अम्लीय प्रवृत्ति, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके हम अम्लीय गुण को प्रेरक प्रभाव यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस यानी कि अनुनाद के द्वारा भी समझा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, वो अम्लीय गुण दर्शाते हैं। और उसमें प्रतिस्थापियों का अम्लीय सामर्थ्य पर क्या प्रभाव होता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है अम्ल के रूप में या एज एसिड्स, तो एसिड नेचर शो करने वाली दो तीन रिएक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले सोडियम धातु के साथ हम क्रिया करते हैं विद मेटल। तो अम्लीय हाइड्रोजन जो है वो धातु सोडियम परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाता है और RCOONA सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है और इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। अब क्योंकि ये अम्लीय गुण दर्शाते हैं, तो अम्ल होने के कारण ये क्षार के साथ क्रिया करके लवण देते हैं। तो यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, क्षार है, उसके साथ क्रिया करें तो इसमें भी सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है और साथ में एक जल के अणु का विलोपन होता है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। और इसमें ये रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ जो है वो दर्शा रखी है। अम्लीय सामर्थ्य का क्रम जो है वो क्या होता है वो यहाँ पर दर्शा रखा है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये कार्बोनिक अम्ल, जल, अल्कोहल, एल्काइन, अमोनिया, मेथेन कंपैरेटिवली इनसे सबसे ज्यादा अम्लीय होते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध की ध्रुवीयता है वो इन सब की अपेक्षा अधिक होती है और इस कारण से हाइड्रोजन का प्रोटॉन के रूप में विलोपन अपेक्षाकृत आसानी से होता है। तो ये अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाने वाली क्रियाएं हैं और उसमें हमने अम्लीय सामर्थ्य किस प्रकार से प्रतिस्थापियों के द्वारा प्रभावित होता है वो डिस्कस किया था। अब यदि हम बेंजोइक अम्ल की बात करें तो बेंजोइक अम्ल में भी अम्लीय गुण होगा। बेंजीन वलय के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जुड़ा हुआ है। तो बेंजोइक अम्ल क्योंकि अम्लीय है, ये आयोनाइज होकर के बेंजोएट आयन C6H5COO माइनस आयन, बेंजोएट आयन देगा। अब वो जो बेंजोएट आयन है वो जब बनेगा तो उसमें यदि कोई प्रतिस्थापी G जुड़ा हुआ है तो वो प्रतिस्थापी चाहे किसी भी स्थान पर हो बेंजीन वलय में, चाहे वो ऑर्थो पर हो, चाहे वो मेटा पर हो, चाहे वो पैरा पर हो, किसी भी स्थान पर यदि कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है किसी भी स्थान पर बेंजीन वलय में तो वो उसके अम्लीय सामर्थ्य को प्रभावित करता है। अब ए पार्ट में यदि हम लें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, जी कोई भी ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, तो वो क्या करेगा, इट विल स्टेबलाइज द बेंजोएट एनायन। जो बेंजोएट एनायन है उस पर ऋणावेश के मान को ये कम कर देगा जिससे कि उसको स्थायी कर देगा। और ये बेंजोएट आयन क्योंकि स्थायी हो जाएगा ये अपेक्षाकृत आसानी से बनेगा, यानी कि प्रोटॉन का विलोपन आसानी से होगा। इसका मतलब ये अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देता है। तो यदि बेंजोइक अम्ल में कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा हुआ है तो वो बेंजोइक अम्ल के अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देता है। अब हम सेकंड केस लें जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनर समूह, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह जी प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन वलय को दे रहा है। तो ऑलरेडी इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, बेंजोएट आयन पर ऋणावेश के मान को और बढ़ा देगा, यानी कि स्थायित्व को कम कर देता है, डिस्टेबलाइजेस द बेंजोएट आयन। तो अब क्योंकि ये कम स्थायी हो जाएगा यानी कि ये कठिनाई के साथ बनेगा, ये कठिनाई के साथ बनेगा यानी कि प्रोटॉन का विलोपन कठिनाई से होगा और प्रोटॉन का विलोपन कठिनाई से होगा यानी कि इस प्रकार का समूह जो है वो अम्लीय सामर्थ्य को घटा देता है, डिक्रीज कर देता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा हुआ है तो अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी या डोनर समूह जुड़ा हुआ है तो वो अम्लीय सामर्थ्य को कम करेगा।
अब इसमें ये ग्रुप दे रखे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक NH2, NHR, NR2, OH, OR, NHCOR, C6H5R, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, यानी कि ये क्या करेंगे, अम्लीय सामर्थ्य को घटा देंगे, डिक्रीज कर देंगे। परंतु इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे X, CHO, COR, SO3H, COOH, COOR, CN, Cr3+, NO2+, ये समूह यदि प्रतिस्थापी के रूप में बेंजोइक अम्लों में बेंजीन वलय से जुड़े हुए हैं तो ये क्या करेंगे, अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा। अब अम्लीय गुण के अलावा जो इसमें और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सॉल्ट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ये 4 अम्ल के व्युत्पन्न है जो कि अम्ल से व्युत्पन्न किए जाते हैं। चारों के बनाने की विधियां, एस्टरिफिकेशन यूजिंग डायजोमीथेन, डायजोमीथेन के द्वारा एस्टरीकरण कैसे होता है, रिडक्शन विद एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन विद डाइबोरेन एंड अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन। ये एक एक करके रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। तो सॉल्ट फॉर्मेशन जैसा कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं या अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये तीनों क्षार हैं, ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाएंगे। इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन 2 में, और इसमें अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा अमोनिया के साथ क्रिया से। और ये जो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन है, ये अभिक्रिया जो है, दिस इज लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए क्या किया जाता है, जब हम यौगिक को बाइकार्बोनेट के संतृप्त विलयन के साथ क्रिया करते हैं तो यदि उसमें एफोरेसेंस इवॉल्व होते हैं, झाग आते हैं, तो इसका मतलब उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। और एफोरेसेंस किस वजह से आएंगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि CO2 गैस के रूप में निकलती है। तो ये प्रयोगशाला परीक्षण है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हैलाइड या अम्ल क्लोराइड बनाना। तो यदि हम PCl5 या PCl3 या थायोनिल क्लोराइड, ये 3 मेथड्स हैं जिसके द्वारा अम्ल को अम्ल क्लोराइड में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसमें COOH जो है वो COCl एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट होता है। तो PCl5 के साथ या PCl3 के साथ या थायोनिल क्लोराइड के साथ, तीनों ही केस में एसिटिक अम्ल जो है वो एसिटिल क्लोराइड में परिवर्तित होता है, पर सह उत्पाद तीनों केस में अलग अलग होते हैं। PCl5 के साथ POCl3 एंड HCl सह उत्पाद बनता है। PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ फॉस्फोरस अम्ल H3PO3 बनता है, और थायोनाइल क्लोराइड के साथ SO2 और HCl सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। पर तीनों में जो मेजर प्रोडक्ट होता है, मुख्य उत्पाद होता है, वो अम्ल क्लोराइड होता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH समूह जो है वो Cl समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड। इसमें COOH जो है वो CONH2 में कन्वर्ट होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH समूह जो है वो NH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है, ये एसिड अमाइड कहलाता है। तो इसमें जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं जो कि क्षार है, तो अमोनियम लवण प्राप्त होता है। और इस अमोनियम लवण को यदि थोड़ा सा भी गर्म किया जाता है अपॉन स्लाइट हीटिंग, इट लूजेस ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसमें से एक जल के अणु का विलोपन होता है और ये अम्ल एमाइड RCONH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अमोनिया के साथ क्रिया करने पर अमोनियम लवण बनता है, और जो कि थोड़ा सा गर्म करने पर अपघटन के द्वारा जल के अणु का विलोपन होता है, निर्जलीकरण होता है, और वो अम्ल एमाइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम इसमें एसिटिक अम्ल लेते हैं तो एसिटिक अम्ल से एसिड अमाइड या एसिटामाइड प्राप्त होता है, CH3CONH2 में वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड में क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल क्रिया करते हैं, उनके दोनों COH ग्रुप में इंटरेक्शन होता है, एक जल के अणु का उसमें विलोपन होता है और वो अम्ल एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो किसी भी निर्जलीकारक, जिसमें कोई भी निर्जलीकारक हो सकता है, जो सबसे कॉमनली यूज्ड है वो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 है। तो जब किसी निर्जलीकारक के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया करते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH
और दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल का H इंटरैक्ट करते हैं, वाटर के रूप में निकलते हैं और वो अम्ल एनहाइड्राइड में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। इसमें RCOOH से RCOOR में कन्वर्जन होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो OH समूह है वो OR के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो जब किसी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल या किसी भी अम्ल की उपस्थिति में क्रिया होती है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किसी मिनरल एसिड, खनिज अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल से कराते हैं, तो एसिड का OH और अल्कोहल का H जल के रूप में निकलता है और वो एस्टर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और ये क्रिया एस्टरिफिकेशन रिएक्शन या एस्टरीकरण क्रिया कहलाती है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल खनिज अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल से क्रिया करके एस्टर में परिवर्तित होता है। नाउ एस्टरिफिकेशन यूजिंग डाइएजोमीथेन। डाइएजोमीथेन होता है CH2N2। तो डाइएजोमीथेन के साथ जब क्रिया करते हैं तो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है एस्टर में परिवर्तित होता है, पर इस केस में हमेशा मिथाइल एस्टर बनेगा, यानी कि RCOOR में जो एस्टर का जो एल्किल समूह है वो हमेशा मैथिल समूह होगा, तो मैथिल एस्टर इस केस में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है रिडक्शन या अपचयन, और ये अपचयन क्रिया होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, जो कि एक अपचायक है। और इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल अपचयित होकर के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें COOH ग्रुप जो है वो CH2OH के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जो उत्पाद प्राप्त होता है वो अल्कोहल के रूप में प्राप्त होता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल को रिड्यूस करके, अपचयित करके अल्कोहल में परिवर्तित करता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम एसिटिक अम्ल लें तो एसिटिक अम्ल में R की जगह CH3 है, तो CH3CH2OH यानी कि वो अपचयित होकर के एथेनॉल में परिवर्तित होगा। और ये यदि अपचयन क्रिया HI की उपस्थिति में की जाए, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ अपचयन करते हैं, तो ये अपचयित होकर के एल्केन में कन्वर्ट होता है। यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन किया जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो वो अल्कोहल में परिवर्तित होता है समान संख्या में कार्बन युक्त। पर HI के द्वारा लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हॉट कंडीशन में अपचयन करें तो समान संख्या में कार्बन युक्त एल्केन में परिवर्तित होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम एसिटिक अम्ल लें CH3COOH, तो वो HI के द्वारा अपचयित होकर के एथेन CH3CH3 में परिवर्तित होगा। नेक्स्ट इज रिडक्शन विद डाइबोरेन। डाइबोरेन के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में और अम्ल की उपस्थिति में यदि अपचयन करते हैं तो उसकी उपस्थिति में जो बेंजोइक अम्ल है वो बेंजोइक अम्ल रिड्यूस होकर के बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो इसमें भी COOH ग्रुप जो है वो CH2OH ग्रुप में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट इज अल्फा हेलोजिनेशन, जिसको हेल वोलार्ड जिलेंस्की अभिक्रिया या HVZ रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। HVZ रिएक्शन या हेल वोलार्ड जिलेंस्की अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हेलोजन के साथ की जाती है अल्प मात्रा में फॉस्फोरस की उपस्थिति में, तो उसमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन की जगह हेलोजन का प्रतिस्थापन होता है। When a carboxylic acid is treated with a halogen in presence of little phosphorus, then substitution of halogen takes place on alpha carbon. अल्फा कार्बन का मतलब क्या है, जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद वाला कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है। तो इस अल्फा कार्बन पर जब क्लोरीन के साथ सपोज क्रिया कर रहे हैं, तो क्लोरीन के साथ क्रिया करने पर वो इस तरह से हेलोजिनेटेड एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन की जगह हेलोजन का प्रतिस्थापन होता है।
अब सपोज यदि हम प्रोपेनॉइक अम्ल की क्रिया करें क्लोरीन के साथ फास्फोरस की उपस्थिति में, तो इस तरह से 2 क्लोरो प्रोपेनॉइक एसिड प्राप्त होता है। यहाँ पर अल्फा कार्बन जो है उस पर हाइड्रोजन की जगह हेलोजन का प्रतिस्थापन होता है, और ये जो एक और अल्फा हाइड्रोजन है ये भी हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो सकता है यदि हम इसकी फर्दर रिएक्शन करें और क्लोरीन यदि हम आधिक्य में लें तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन हैं वो एक एक करके हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो सकते हैं, और ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये HVZ अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। ये क्वालिटेटिव टेस्ट है, गुणात्मक विश्लेषण है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं तो ब्रिस्क एफलोरेसेंस यदि आते हैं ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की उपस्थिति को दर्शाता है। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो एस्टरिफिकेशन है। अभी हमने रिएक्शन की थी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो अल्कोहल के साथ खनिज अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करके एस्टर देता है, और एस्टर क्योंकि फ्रूटी स्मेल वाले होते हैं, सुहावनी गंध युक्त होते हैं, तो यदि दिए गए यौगिक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से कराने पर यदि उसमें सुहावनी गंध आती है तो इसका मतलब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उपस्थित है। एक फ्लोरोसिन टेस्ट और किया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। इसमें जो दिया गया यौगिक है उसमें थोड़ा सा रिसोर्सिनॉल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके उसको गर्म किया जाता है, और इस सारे कंटेंट को एक बीकर में जिसमें कि डाइल्यूट NaOH होता है उसमें मिलाते हैं। तो यदि उसमें फ्लोरोसेंस येलो ग्रीन फ्लोरोसेंस यदि उसमें प्राप्त होती है तो भी उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह उपस्थित होता है। तो ये परीक्षण है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के। अब इसमें यदि हम एरोमेटिक एसिड की बात करें, बेंजोइक एसिड की, तो अब क्योंकि बेंजोइक एसिड इसमें जो यौगिक है इसमें बेंजीन वाला उपस्थित है, तो बेंजीन वाला उपस्थित होने के कारण इसमें और सारी रिएक्शंस के साथ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं भी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ने ही बेंजीन वलय पर आक्रमण कर सकता है, जिसमें नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन वगैरह रिएक्शन है। और इसमें जो COOH ग्रुप है दैट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी कि इसमें जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा स्थान पर आक्रमण करेगा। मेटा कौन सा है? ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो 2 मेटा स्थान है, तो इन 2 में से किसी भी एक स्थान पर आक्रमण कर सकता है। तो यदि हम नाइट्रीकरण क्रिया करेंगे तो मेटा पर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। सल्फोनीकरण अभिक्रिया करेंगे तो मेटा पर SO3H ग्रुप आ जाएगा। यदि हम हेलोजिनीकरण क्रिया करेंगे तो मेटा पर हेलोजन आ जाएगा। और फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया ये नहीं दर्शाता है नॉर्मल कंडीशन में, इट डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें ये विसक्रियणकारी समूह है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या है कि ये बेंजीन वलय की क्रियाशीलता को कम कर देता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें COH जो समूह है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, जो कि बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण जो है वो कठिन हो जाता है। और इसमें जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन से जनरेट होता है वो वीक होता है, एल्काइल कार्बोकैटायन होता है, तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। थैंक यू।